बेबी हाइड डाउन कर, हाइड डाउन कर। नहीं मत कर। यहाँ से 1 2 कर अभी टिल्ट अप कर। तू आ जा। बंद हो गया, चालू हो गया मोबाइल। तो रेडी, ऊपर का फैन बंद कर दो दादा। कौन है? रेडी सर? यस मैम। मैम एक्शन पे रोल। राफी का फैन बंद कर दो दादा। रोलिंग एक्शन। देखो देखो कैसे हंस रही है। ये देख गुड़िया, तुम्हारी चाची आ गई। अरे देखो देखो चाची को देख के कैसे उछल रही है। उर्मी आई, पास जाकर खड़ी रही। तो आज दादाजी के साथ खेल रही है छोटी परी। अले ले देखो कैसे खेल रही है पापा की गोद में। आपको भी पापा बहुत अच्छा लग रहा होगा। कट करना, कट करना। रोलिंग एक्शन। देखो देखो कैसे हंस रही है। पापा ने ये देख गुड़िया, तुम्हारी चाची आ गई। सामने से उर्मी चल के आई, वहां पे खड़ी हुई। अरे देखो देखो चाची को देख के कैसे उछल रही है। मैंने बोला तो आज दादाजी के साथ खेल रही है छोटी परी। अरे ले देखो कैसे खेल रही है पापा की गोद में। आपको भी पापा बहुत अच्छा लग रहा होगा ना नन्ही परी के साथ। पापा ने बोला सो तो है बहू, बेटे से ज्यादा मोह होता है पोता पोती का। और अब तो सबसे ज्यादा खुशी हमें ये बात की है कि इस घर में कोई हमारे से भी बात करने वाला, हमारी बात सुनने वाला भी आ गया। अब इस बूढ़े को भी इसके अच्छा टाइम पास मिल गया। सारा सामान लेने गई थी, इतनी देर लगा दी तुमने तो। हाँ माँ जी, अब क्या बताएं कैसे टाइम लग गया। वहाँ मॉल में कुछ ऐसा हुआ कि बहुत उलझन में पड़ गए थे हम। ऐसी मुसीबत सामने आई थी कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। अरे हम फोन भी चार्ज करने वहाँ मॉल में बहुत उलझन में पड़ गए थे हम। ऐसी मुसीबत सामने आ गई थी कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हे भगवान, हमारा फोन भी बंद हो गया है, चार्ज पे लगाना है। गई बैग में से उठाया फोन। माँ जी हम अभी सारी बात बताते हैं, जरा फोन चार्ज पे लगा दें। जरा फोन चार्ज पे लगा दें। हुआ क्या था बहू, कैसी मुसीबत आ गई थी? बताते हैं माँ जी। ये सब जाने तो नहीं, और ये बताओ कि तुम केक का सामान लेकर आए कि नहीं? मैम जो आपने डायरेक्ट दिया वो यहाँ खड़ी रखी थी। नहीं मेरी लाइन आपकी लाइन एक्शन। क्या हुआ था बहू, कैसी मुसीबत आ गई थी? बताते हैं माँ जी और बोलते हुए तो पीछे बताते हैं माँ जी। उधर गई, कंचन ने बोला अरे उर्मी ये सब छोड़ो। ये सब छोड़ो, ये बताओ कि केक का सामान लेकर आए कि नहीं? अब की बात है, हम भी केक बनाना सीखेंगे। अरे सीखेंगे तभी तो हम मुनिया के बर्थडे पे इतना बड़ा केक बनाएंगे। बहू तुम्हें केक की पड़ी है, जो मुसीबत के बारे में कह रही है वो नहीं सुना तुमने। तो मुसीबत गिराएंगे का हमारी बिटिया रानी? चुप चुप। पापा ने बोला कहा हुआ उर्मी, तुम तो बाजार गई थी ना, वहाँ कुछ ऑर्डर। एक्शन। सर वो ऑफिस से ले लें। कंचन कौन सा की पड़ी है कंचन? और जो मुसीबत के बारे में बोल रही है वो नहीं सुना तुमने। तो कब मुसीबत गिराएंगे हमारी बिटिया रानी को? अच्छा तुम चुप ही रहो। कहा हुआ अरे उर्मी? बड़े हुआ उर्मी, तुम तो बाजार गई थी ना, वहाँ कुछ। अब जी सब बाद में, पहले हमें ये बता, हमारा कलेजा हकर हकर कर रहा है जो मुसीबत का नाम सुन के। बता क्या हुआ था? माँ जी एक लड़की को बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया था। बेचारी बुरी तरह से फंस गई थी। क्या? कब? कैसे? कौन? हम जहाँ अपना सामान लेने गए थे
वहीं बगल की दुकान पे एक लड़की को 2 लड़के छेड़ रहे थे। बता रही है वो बताए जा रही है सब कुछ। तो पर मारा दोनों उस को लड़की पुलिस ने। से आ जाएगी दोनों बदमाशों की। बेचारी वो लड़की बहुत डर गई थी, लेकिन अच्छा हुआ कि समय रहते पुलिस आ गई। वो तो वहां से भागने के लिए भी सफल हो जाते हैं, म्यूजिकल खत्म हो गया, एक्शन। लेकिन मैंने ही पुलिस वालों को आवाज देकर उन्हें पकड़ाया। बहुत बेशर्म लड़के थे, लेकिन अब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना, सब पता चल जाएगा। तुम्हें क्या जरूरत थी पुलिस को बुलावे की? झंझट क्या है? बुलावे की और झमेले में पड़। इसमें बीच में पड़ने वाली क्या बात है? हमारे सामने उस लड़की के साथ इतना गलत हो रहा था, हम उसे छोड़ के कैसे आ सकते थे? बदला लेने की नीयत से उसके पीछे पड़ गए। अच्छा, तो तुम्हारे अलावा कोई नहीं था उस बेचारी लड़की की मदद के लिए? तुम्हें इस सब में कूदने की क्या जरूरत थी? पापा ने बोला, अगर हर कोई यही सोचने लगा तो कोई किसी की मदद के लिए आगे आएगा ही नहीं। शशि, तुमने बहुत अच्छा किया बहू। एक जिम्मेदार इंसान होने का फर्ज निभाया है तुमने। जिस लड़की को आज बचाया है तुमने, उसका और उसके अपनों का आशीर्वाद और दुआ मिलेगी घर की बहू। बच्चे ने बोला, सही है। उतने में ताली बजाते हुए सम्राट आया। टेंशन वो सुन रहा है। बहुत सही, वेरी गुड। मैम यहाँ से वापस लेंगे। कीप रोलिंग। रोलिंग एकदम ध्यान देना। क्लैप का साउंड है। सीक्वेंस तो ये चल रहा है कि घर में हम दादा बन गए हैं तो अपनी पोती के साथ खेल रहे हैं। तो हमारी बहू मार्केट गई है केक वेक का पूछने के लिए। तो रास्ते में वहाँ उसका कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। किसी लड़की को बचाती है, वो बचाते हुए प्रॉब्लम होती है और पुलिस स्टेशन तक पहुँच जाती है बात। हम ये बात डिस्कस कर रहे होते हैं, इतनी देर में सम्राट आ जाता है, जिसे ये बात बुरा लगता है, जिसे ये बात बुरी लगती है। वो नहीं चाहता कि घर की बहू जो है बाहर जाकर झांसी की रानी बने या ऐसे बने। तो बस उसको एक बहाना मिल जाता है हमारी प्यारी सी बहू को डांटने का। तो क्या एक बेटा जो आप उसमें उसके ससुर जी हैं, एक बेटा जो अपनी बहू को और अपनी बीवी को उल्टा बोलता है, तो या ससुर उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, सहमत कोई भी नहीं हो सकता, हम भी आवाज़ उठाते हैं। लेकिन बात यह है कि एक टाइम हमारा जो है बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, जो हमसे और हमारे बड़े बेटे से संभाला नहीं गया। तो हमारे छोटे बेटे ने, सम्राट ने टेक ओवर कर लिया। वो बिज़नेस बहुत अच्छा चला रहा है और हमें नीचा दिखा रहा है कि आप मेरी वजह से घर चल रहा है। तो ही इज़ एक्चुअली ओवर पावर्ड। वो सिर्फ हमारी बहू को ही नहीं बल्कि हमारी भी इंसल्ट कर देता सबके सामने। अब घर के मुखिया होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ है कि बगावत करने की जगह अच्छा समय ढूंढना, ताकि इस बात को सेटल किया जा सके, समझाया जा सके उसको। बट टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नोबडी। पर आप उनके पिता हैं और इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं घर में, क्या एक सही आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं लगता। हम तो बताते हैं उसको, बोलते हैं तुम बहू के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन वो ही ओवर पावर्स बिकॉज ही इज रनिंग द शो, ही रनिंग द हाउस। तो क्या इसकी वजह यही है कि वो जो बिजनेस में इतना वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और उनके ऊपर बिजनेस में वो आगे बढ़ गया, उसके पाँव जमीन से ऊपर चले गए। अब इसका क्या होगा, अब सीरियल जब बढ़ेगा तो पता चलेगा। घमंडी का सर नीचे होता है, इसका भी होगा। हाँ जी, व्यूअर्स के लिए तो सबसे बड़ा मैसेज ये है कि शो को देखते रहिए, इसे प्यार कीजिए। बहुत अच्छे मोड़ आएंगे इसमें। आप सहानुभूति रखिए हमारी बहू के लिए, उसका भी समय आएगा ठीक। और सहानुभूति रखिए हमारी बहू के लिए, उसका भी समय आएगा और सम्राट को भी इसका लेसन मिलेगा, आज नहीं तो कल। थैंक यू। सीक्वेंस क्या चल रहा है मैम आज? क्या घर में क्या ऐसा कुछ? पावर एक्ट, वुमेन पावर एक्ट पे हमने एक एपिसोड किया है जहाँ दिखाना चाहते हैं कि हाउ वुमेन्स आर इम्पोर्टेंट एंड किस तरह से अगर मर्द औरत की रक्षा नहीं करते हैं, सो अ वुमेन शुड स्टैंड फॉर अ वुमेन। एक औरत को एक औरत की रक्षा करने के लिए खड़ा होना ही पड़ता है। शी हैज़ टू टेक अ राइट ऑन दैट। तो ये एपिसोड था जहाँ मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ की हेल्प की है। मॉल में उसे कुछ लड़के छेड़ रहे होते हैं, एक औरत को दो लड़के छेड़ रहे होते हैं और मैं उन्हें सेव करती हूँ और मैं घर आती हूँ
और घर आने के बाद मैंने ये सारा किस्सा अपने घर वालों को बताया। इन स्पाइट ऑफ बीइंग हैप्पी एंड प्राउड ऑफ मी, जैसे कि हमारे इंडियन समाज में या इंडियन घरों में होता है कि अगर आप औरत कोई बड़ा काम करे और आकर स्पेशली ऐसे मर्द वाले काम करे तो उसे प्रोत्साहन नहीं मिलता। इन स्पाइट बोला जाता है कि तुम ऐसे झंझट में क्यों पड़ी, वी डोंट लाइक सीइंग यू इन सच काइंड ऑफ मेस। आपको पुलिस के साथ देखना, औरतों को आपके हस्बैंड्स को नहीं पसंद आता है कि अगर आप पुलिस वालों के साथ दिखते हो या रिपोर्ट लिखाते हो। तो आई थिंक इट्स अ ह्यूमन मेंटालिटी एंड स्पेशली अ मेंस मेंटालिटी। आदमियों की मेंटालिटी होती है कि वो ना दिखाए कि हमारी बीवी इतनी आउट मॉडर्न है कि वो जाकर एक औरत की रक्षा करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, पुलिस में जाती है, एफआईआर करवाती है एंड ऑल दैट, जो एक कॉमन और अच्छी बात है। हम औरतों को ये करना चाहिए। तो आई थिंक दिस इज़ पार्ट ऑफ व्हाट आज शो में दिखाया जा रहा है कि मैं जब घर आके पूरे इंसिडेंट को बताती हूँ तो मेरे हस्बैंड इसको अप्रिशिएट करने की जगह डीमोटिवेट करते हैं। सो यही हम आज शूट कर रहे हैं। तो क्या ये सही है कि सम्राट आपको डांट रहे इस बात के लिए कि आपने ऐसा क्यों किया, आपको परमिशन लेनी चाहिए थी, मोबाइल पे कॉल कर रहे थे, ऐसा कुछ सीन चलेगा? बिल्कुल सही नहीं है। ऑफ कोर्स उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो यही सोचते हैं कि उनकी सोच ही ऐसी है कि औरतों ने ही उकसाया होगा आदमियों को टू छेड़ने की जो हरकतें होती हैं। औरत ही रिस्पॉन्सिबल है ये सारी चीज़ें करने के लिए। और बीइंग अ वाइफ, मुझे अपने ख़ानदान का नाम इस तरह से खुलेआम, ख़ानदानी औरत हूँ तो मुझे पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहिए था, मुझे इन सब झमेलों में नहीं पड़ना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से ऑब्वियसली एज उर्मी आई डेफिनेटली वोंट अप्रिशिएट, और मुझे जो सही लगा मैंने किया। एक औरत की रक्षा मैंने की। और इन स्पाइट कि आप किसी औरत को समाज में या सोसाइटी में नहीं जानते हैं, बट जब आप मुसीबत में पड़ते हैं तो हर औरत का रिश्ता एक औरत से ज़रूर होता है। एंड दैट्स हाउ व्हाट आई हैव डन इन द एपिसोड। औरत तो हर काम कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसको सपोर्ट नहीं मिलता है, यहाँ तक कि घर वाले भी उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। ऐसा मैंने बहुत बार देखा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सपोर्ट नहीं मिलता है औरतों को। कुछ हद तक मैं कहूँगी गुड पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी हैज़ चेंज्ड, और लोगों की सोच बदल रही है। अभी बहुत सपोर्ट मिलता है हमें और इन चीज़ों को प्रोत्साहन दिया जाता है। बट अभी भी समाज में ऐसी एक डार्क साइड ऑफ द सोसाइटी, यू कैन से द स्मॉल टाउन सोसाइटी, आज भी आदमियों की यही सोच है या औरतों की सोसाइटी की यही सोच है कि औरतों को आगे बढ़ के नहीं आना चाहिए, उन्हें अपनी सीमाओं में रहना चाहिए। और देयर सम काइंड ऑफ बाउंडेशंस एंड स्पिरिट्स इन अराउंड देम विच दे शुड फॉलो। सो आई थिंक सोच बदलनी चाहिए, लेकिन अभी तक हमारे ग्राउंडेड इन द डार्क साइड ऑफ सोसाइटी ऐसा ही सोचते हैं कि औरतों को औरतों के सीमाओं में रहना चाहिए, घर के अंदर के काम करने चाहिए, ना कि बाहर जाके समाज की रक्षा करनी चाहिए। क्या औरत वो हर काम कर सकती है जो मर्द कर सकता है? क्या उनको इस बात का जो बाउंडेशन अगर हटा दिया जाए तो सारे काम हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू? बोलने में बहुत आसान है कि आदमी और औरत बराबर है, दे आर बैलेंस्ड, बट एज उर्मी और एज नेहा मैं बखूबी जानती हूँ कि हर मामले में औरत और आदमी समान नहीं है, दे आर नॉट बैलेंस्ड। जितनी हद तक औरतों को रोका जाता है कि आप ये नहीं कर सकती, आपको ये नहीं करना चाहिए, आई बिलीव इतनी नहीं है बाउंडेशंस के औरत आदमी के बराबर ना खड़ी हो सके। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं इमोशनल ग्राउंड्स, प्रैक्टिकल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो औरतें बाय नेचर नहीं कर सकती हैं। भगवान की देन ही ऐसी है कि शायद औरतें कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं कर सकती हैं और जिस पे शायद वो आदमियों पे डिपेंडेंट है। बट आई वुड से जितनी सीमाएं, जितनी लिमिटेशंस और बाउंडेशंस बांधे जाते हैं औरतों पे कि यू आर नॉट सपोज टू डू दिस, ये एक्सक्लेमेशन हटाकर उसे सीधा कर देना चाहिए, बिकॉज देयर आर इक्वल थिंग्स व्हाट अ वुमेन कैन डू एज मेन कैन एंड दे आर बेटर एजुकेटेड व्हाट मेन्स आर। एज अ नेहा, अगर सोसाइटी में कुछ सुधार करने की जरूरत है एज अ नेहा, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप इन लाइफ। ज़िंदगी में स्कोप खुला रहे, यही सबसे बड़ी बात है। और वी आर प्राउड टू बी इन अ काइंड ऑफ सोसाइटी जहाँ हमारे पास इनफ ऑफ स्कोप्स हैं। हम इंडिया में रहते हैं, भारतीय नारी हैं, भारतीय समाज के हमारी एक पहचान है। एंड आई बिलीव कि हम ऐसे ग्राउंडेड और ऐसी समाज में रहते हैं जहाँ हमें आगे बढ़ने की छूट है, आगे बढ़ने की समझ है, एजुकेशन का स्कोप है। सो ऑफ कोर्स देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, समाज को सुधारना चाहिए। सो आई वुड अप्रिशिएट, मेरा मैसेज है सारे ही लोगों से जो डेफिनेटली इतना एक्सपोजर जैसे कि हमारे बॉम्बे, कैलकाटा, चेन्नई, दिल्ली में मिलता है, उतनी मेट्रो सिटीज़ जितनी एक्सपोजर जिन्हें नहीं मिलती हो, वो और थोड़ा आगे बढ़े, एजुकेट करें अपने आप को और सोच बड़ा रखिए। दिल बड़ा रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज भगवान ने दिल हमें बहुत बड़ा दिया है। सोच अगर बढ़ जाएगी, एजुकेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट,
practical is not theoretical education is not important but practical education is important. अगर आपका दिमाग सटीक चलेगा तो आप बहुत बड़ा सोचेंगे. इस सीन जो चल रहा था उसके थ्रू आपको कुछ ना कुछ मैसेज सोसाइटी को भी जा रहा है, तो इस मैसेज के थ्रू आप कुछ दर्शकों को बोलना चाहेंगे? मैंने शुरू से अंत तक शायद मैसेज ही थ्रो किया है और आई वुड से कि आप इक्वल स्पेस दें. औरत भी सक्षम है काम करने के लिए, समझने के लिए. आई थिंक द बिगेस्ट पोस्ट्स इन IPS एंड IS ऑफिसर्स भी औरत हैं. तो आप थोड़ा समझे हालात को. हम आज काम करते हैं, हमारी भी फैमिली है, मेरे भी पति हैं. इतनी छूट मिली है कि हम यहाँ काम करते हैं, एक साथ रहते हैं एंड देयर आर लॉट ऑफ लिबर्टीज बीन गिवन इन लाइफ. हम फिर भी खुश हैं, आज़ाद हैं और सक्षम हैं डिसीजन लेने के लिए. सो प्लीज़ आप औरतों को कमज़ोर ना समझें. आदमी भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है. बोथ हैव टू बैलेंस इन लाइफ. आप दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है समाज के लिए. एक दूसरे के बिना समाज नहीं चल सकता. सो प्लीज़ एक दूसरे की इज्जत कीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, स्पेस दीजिए और एक आबाद ज़िंदगी बनाइए. लास्ट क्वेश्चन, जब जब शादी हो जाती है, ठीक है, तो शादी होने के बाद हम लोग जानते हैं कि लाइफ चेंज हो जाता है और उसके पहले हमको कोई इंटरफेयर नहीं करता है, लेकिन शादी होने के बाद कोई भी हम लोग स्टेप लेते हैं तो उसमें विदाउट हस्बैंड के कुछ भी अगर हम लोग करते हैं तो वही हस्बैंड हमें कुछ ना कुछ बोलते हैं, जैसे कि आज आपके साथ हुआ. तो इसके बारे में आपका क्या निर्णय है? क्या इंटरफेयर करना चाहिए? कुछ मामलों में करना चाहिए, लेकिन क्या उस मामले में करना चाहिए जो करेक्ट है? बहुत ही थिन लाइन है टू अंडरस्टैंड. शादी से पहले माँ बाप की इंटरफेरेंस होती है, सही है गलत है, यहाँ मत जाओ वो मत करो. शादी के बाद हस्बैंड की इंटरफेरेंस होती है. इट्स द वे यू टेक इट. आप जिस तरह से इसे लेना चाहें. जब हस्बैंड से लिमिटेशंस आती हैं तो आप क्यों उस रिबेलियस स्टेट में आ जाते हैं कि नहीं मुझे इंटरफेरेंस हो रहा है. और जब माँ बाप करते हैं तो वही हमें इरिटेट होता है कि क्यों माँ बाप बोल रहे हैं. तो मेरे ख्याल से एडजस्टमेंट दोनों जगह ज़रूरी है. दो अलग किस्म की सोच है, नई सोच है, एक साथ मिलते हैं. बचपन से भाई बहन तो होते नहीं है कि एक साथ रहते हैं, एक साथ पले बढ़ते हैं तो उनकी सोच एक होगी. तो आई थिंक चेंजेस आर इम्पॉर्टेंट. अच्छा लगता है, कुछ बदलाव होता है. तो मैं मोटिवेट करूँगी कि शादी कीजिए, एक नई सोच से मिलिए. और इंटरफेरेंस, छेड़खानी, गुस्सा मनाना तो चलता है. तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग. शादी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग टू हैपन. शादी होनी चाहिए और एडजस्टमेंट इज़ ज़रूरी, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो. एडजस्टमेंट तो दोनों को करना पड़ता है. बट हाँ, औरतें इस मामले में ज़्यादा सक्षम हैं, ज़्यादा वो पीड़ा सह सकती है. ये भगवान की देन है उन पर. उन्हें ज़्यादा तकलीफ़ सहने की सहन शक्ति उनमें बहुत ज़्यादा होती है. तो आई वुड से कि उनकी सहन शक्ति का फ़ायदा ना उठाया जाए, उन्हें ज़्यादा अत्याचार ना किया जाए और दोनों बैलेंस होकर ज़िंदगी जिएंगे तो इट इज़ ब्यूटीफुल. बट सम्राट जो सीन में सम्राट पैसे को लेके इतना ऊपर उठ गए हैं और उसकी वजह से जो इतना आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मुझे. तक गई मैं. लास्ट क्वेश्चन है, जो सम्राट हैं जो इतने ऊपर उठ गए हैं पैसे को लेके और उसकी वजह से आपको इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपके पापा का बिजनेस टेक ओवर कर लिए हैं, तो उसको लेके क्या कुछ बाउंडेशन है इस चीज़ में कि पैसे को लेके कुछ ऐसा होता है फैमिली में कुछ प्रॉब्लम? मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू प्ले इन एनीवन्स लाइफ. किसी भी फैमिली में पैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं और जो इंसान पैसा कमाता है उसमें बाय नेचर वो गुरूर आ जाता है. अगर पूरे घर में एक ही आदमी है जो कमा रहा है और बाकी सारे रोटी तोड़ रहे हैं तो उसमें वो बाय नेचर एक घमंड, एक ऑरा आ जाता है कि मैं चला रहा हूँ घर. तो मेरे ख्याल से सम्राट जी की वही इशू है कि उन्होंने पूरा घर खुद संभाला हुआ है, खुद पैसे सारे कमाए हैं एंड ही इज़ द ओनली वन हु इज़ अर्निंग मनी एंड हु इज़ रनिंग द फैमिली. और इंशाल्लाह बहुत पैसे वाले हैं तो घमंड है थोड़ा बहुत. ये एक एक इंसान का नेचर होता है. ना ही वो घमंडी है, ना ही इतने इरिटेटिंग है, लेकिन है थोड़ा मैनली नेचर उनका. ईगो ज़्यादा है तो वो तो बाय टाइम मैं थोड़ा कम करने की कोशिश करूँगी. थैंक यू सो मच.